अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you? I hope so that you all are doing good. In our today lecture, we will move towards chapter number 8, हॉकी। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हॉकी क्या है। ठीक है, और हॉकी जो नेशनल गेम है, किन किन कंट्री का हॉकी नेशनल गेम है, हम लोग गेम से क्या सीखते हैं, और जो हॉकी गेम है कब और किधर मतलब स्टार्ट हुई, किस कंट्री में, इसमें कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है, एंड ऑल दैट, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों को पता होनी चाहिए कि हॉकी गेम होती क्या है। ठीक है, हॉकी इज एन आउटडोर गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 11 players who use long covered stick to hit a small bar and try to score goals। मेन के जो हॉकी है इसमें टू टीम्स होती हैं एज जस्ट लाइक ए क्रिकेट। जो गेम हम लोग देखते हैं इसमें, उसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं और इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग जो नेशनल गेम है हॉकी, किन कंट्रीज का नेशनल गेम है, सबसे पहले जो हॉकी नेशनल गेम है वो हमारा पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है हॉकी कंसिडर किया जाता है। हॉकी इज नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले कि नेशनल गेम का मतलब क्या होता है, नेशनल गेम का मीन क्या होता है। नेशनल गेम का मीन होता है कि वो गेम जो सबसे ज्यादा उस कंट्री में खेला जाता हो। ठीक है, तो उस गेम को ये वैल्यू दी जाती है और उस गेम को नेशनल गेम कहा जाता है। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। इस चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे कि हॉकी या कोई भी खेल हो, इट डजेंट मैटर कि वो हॉकी का गेम है, कोई भी गेम हो, तो हम उस गेम से क्या चीज सीखते हैं। गेम जो है वो हमारी लिए क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसमें हमारी एक्सरसाइज, हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारी जहनी नशोनुमा, ये सारी चीजें, फिजिकल ग्रोथ, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि क्यों जरूरी है खेल। और फिर कौन कौन से खेल किस किस कंट्री में खेले जाते हैं, किस किस कंट्री में कौन कौन सा खेल मकबूल है, इन चीजों को हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। स्पोर्ट्स मीन खेली and physical education are fundamental to the early development of children and youth। इसमें हम लोग सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग अगेन फर्स्ट सेंटेंस को अगेन से रिपीट करके फिर उसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। स्पोर्ट्स मीन होता है खेले एंड फिजिकल एजुकेशन और जिस्मानी तालीम तालीम। और फंडामेंटल, फंडामेंटल का कहते हैं हम लोग बेसिक, बुनियादी। ठीक है ना, बेसिक जो चीज होती है उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल या इम्पोर्टेंट। और फंडामेंटल टू द अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली मीन होता है इनिशियल, जो इनिशियल होती है हमारी डेवलपमेंट, नशोनुमा मीन ग्रोथ और चिल्ड्रन बच्चों की, एंड यूथ नौजवानों की। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन are fundamental to the early development of children and youth। खेल, जिस्मानी तालीम, खेल और जिस्मानी तालीम और नौजवानों की इब्तदाई नशोनुमा में बुनियादी हैसियत रखता है। खेल किस चीज में, खेल बच्चों की जिस्मानी तालीम और नौजवानों की इब्तदाई नशोनुमा में बुनियादी अहमियत रखता है। स्किल, स्किल कहते हैं हम महारत को, हमारे पास जो भी चीज होती है स्किल होती है, हर एक बंदे की अपनी अपनी, कौन सा चीज बंदा किस चीज में महारत रखता है, उसकी किस चीज में स्पेशलिटी है, हर बंदे की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। किसी को ड्राइंग में स्पेशलिटी है, किसी को स्पीकिंग पावर में स्पेशलिटी है, किसी को राइटिंग में स्पेशलिटी है। तो कोई मतलब इस तरह से हर बंदे की अपनी अपनी स्पेशलिटी है कि वो एक चीज में, एक काम में महारत रखता है, उसके पास उसकी स्किल बहुत ज्यादा होती है उस चीज में। द स्किल लर्न, लर्न में होता है सीखना। फ्रॉम स्पोर्ट्स, ऐसी महारतें जो हम लोग खेलों से सीखते हैं। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट होता है मीन हिस्सा लेते हैं। टू द इंटायर, इंटायर मतलब जब हम लोग कंप्लीट एक चीज की होल एज ए होल बात कर रहे हैं तब हम लोग इंटायर का वर्ड यूज करते हैं। इंटायर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अगेन मीन नशोनुमा ऑफ यंग पीपल, नौजवान लोगों की।
The skill learned from sport contribute to the entire development of young people. खेलों से जो महारतें सीखी जाती हैं वो नौजवान लोगों की मुकम्मल नशोनुमा में अपना किरदार अदा करती हैं। थ्रू पार्टिसिपेशन, थ्रू मीन होता है जरिए, पार्टिसिपेशन मीन किसी चीज में हिस्सा लेना, किसी चीज का पार्ट बनना, ठीक है। इन स्पोर्ट्स, खेलों में दे लर्न मीन होता है कि वो लोग जो सीखते हैं, दे मीन जो लोग पार्ट लेते हैं, ठीक है। दे लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मीन होता है अहमियत ऑफ की वैल्यू सच एज, कि जो लोग खेलों में हिस्सा लेते हैं, जो खेलों का पार्ट बनते हैं, वो क्या सीखते हैं, वो बहुत सारी अहम चीजें या की वैल्यू सीखते हैं खेलों में शमूलियत से। वो अहम कदरों की अहमियत जैसा कि सच एज, जैसा कि कौन सी चीजें, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, टीम वर्क, मिलजुल कर काम करना, फेयर प्ले, अच्छे तरीके से खेलना, कोई भी फाउल चीज या कोई ट्रिक इस्तेमाल ना करना गेम में, जो गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए गेम खेलना, उसको कहते हैं फेयर प्ले। रिस्पेक्ट मीन होता है किसी की इज्जत करना, फॉर देमसेल्फ अपने लिए, एंड अदर्स और दूसरों के लिए, एंड अडेरेंस ऑफ रूल्स और जो रूल्स होते हैं उनके साथ स्ट्रिक्ट रहना या उनकी पाबंदी करना। खेलों में शमूलियत से हम अहम कदरों की अहमियत जैसा कि सच्चाई, टीम वर्क, मुंसफाना खेलना, अपनी और दूसरों की इज्जत करना और असूलों की पाबंदी करना सीखते हैं। पहले पैराग्राफ में हमने क्या चीज देखी कि हम लोगों ने ओवरऑल बात की है कि खेल से हम लोग क्या चीजें सीखते हैं। ओवरऑल कोई भी गेम हो सकती है, इट डजेंट मैटर कि वो हॉकी है, वो क्रिकेट है, वो फुटबॉल है, वो टेनिस है, ऑल दैट, कोई भी स्क्वॉश है, कोई भी गेम और भी जो है वो हो सकती है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो स्पोर्ट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है मेंटल डेवलपमेंट के लिए और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। एंड इट डजेंट मैटर कि वो चिल्ड्रन है या वो यूथ है, दोनों के लिए। और खेल के जरिए जब हम खेलों में हिस्सा लेते हैं, उनका पार्ट बनते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी चीजें हम लोग सीखते हैं, हम लोग ऑनेस्टी सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ ईमानदार कैसे रहना या अपनी खेल के साथ ईमानदार कैसे रहना। देन टीम वर्क सीखते हैं, कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता गेम में, तो सब उसमें हम लोग टीम वर्क सीखते हैं। देन फेयर प्ले, फेयर प्ले मीन कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी गेम के हैं उनके ऊपर उनके साथ स्ट्रिक्ट रहना, उनको फॉलो करना, कोई स्ट्रिक्ट कोई ट्रिक वगैरह अप्लाई करके जीतने की कोशिश ना करना। ये भी एक गेम का रूल होता है कि गेम को गेम समझा जाए, उसको पर्सनल ग्रज या कुछ इस तरह का बाद में ना कर लिया जाए। गेम में एक अ, खेल जीत गेम का हिस्सा होती है। हम लोग चाहे वो नेशनल लेवल पे खेली जा रही हो या हम लोग वैसे अपने घरों में या स्ट्रीट में खेल रही हो, हर गेम में किसी एक में जीतना और हारना होता है। तो हमें गेम में फेयर प्ले के साथ खेलना चाहिए, ना कि कोई ट्रिक यूज करनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे उस पैराग्राफ में से जो वर्ड हम लोग को डिफिकल्ट लगे हैं, नो डाउट मैंने साथ साथ बता दिए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को वर्ड्स के सिनोनिम्स क्या है वो देखेंगे। देन उसमें उर्दू का मीनिंग क्या है, फिर उसको हम लोग कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं उस वर्ड को, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे जो पहला वर्ड हमारे पास है वो है फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल का अगर हम उर्दू में तर्जुमा देखेंगे, उर्दू में इसका मतलब देखेंगे क्या है, तो फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी तौर पे, बेसिक होता है। और इसका सिनोनिम देखें तो वो कहेंगे मेजर, क्रूशियल और बेसिक जो चीजें होती हैं वो हम लोग इसमें आ जाएंगी, सिनोनिम्स में आ जाएंगी। अगर हम यही वर्ड अगर हमें सेंटेंस में यूज करना हो तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो देखेंगे फ्रेश एयर इज फंडामेंटल टू गुड हेल्थ। फ्रेश एयर मीन तरोताजा जो हवा होती है, इस फंडामेंटल वो बुनियादी ये जरूरी है, टू गुड हेल्थ एक अच्छी सेहत की जमानत है, ये अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का अगर उर्दू में अगर हम इसका तर्जुमा देखें तो इसका मतलब होता है नशोनुमा। और सिनोनिम्स इसका देखें डेवलपमेंट का तो इसका होता है ग्रोथ, एवोल्यूशन। ठीक है, अगर इसका सेंटेंस देखें तो वो कुछ यूं तरह से हम लोग बना सकते हैं, आप कोई और सेंटेंस पे बना सकते हैं। इधर सिर्फ एक एग्जांपल दी गई है, एजुकेशन इज द स्टेप स्टोन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो तालीम है वो स्टेप स्टोन मतलब सबसे पहला कदम ऑफ डेवलपमेंट, तरक्की के लिए होती है सोसाइटी, किसी भी मुआशरे की किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए जो तालीम है वो सबसे पहला स्टेप।
नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का उर्दू में मतलब होता है शिराकत करना, हिस्सा लेना, टुक पार्ट लेना। और नेक्स्ट इसका जो सिनोनिम देखेंगे तो वो है ऐड या शेयर करना। इसको सेंटेंस में कुछ इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, शी कंट्रीब्यूटेड मनी टू द रेड क्रॉस। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है इंटायर। इंटायर का उर्दू में तर्जुमा देखें तो मतलब होगा इसका तमाम। अगर इसका हम लोग सिनोनिम देखें तो उसका मतलब होता है टोटल, कंप्लीट, होल। ठीक है, कि एज ए होल किसी की बात की जा रही हो, कंप्लीट एंड होल। आई रीड द इंटायर बुक, मतलब मैंने मुकम्मल किताब पढ़ ली है। इंटायर मीन मुकम्मल जो बुक थी, एक बल्कि बुक हो सकती है, छोटी बुक हो सकती है, डजेंट मैटर, लेकिन उसने मुकम्मल किताब मैंने ये किसी ने पढ़ ली है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मीन क्या होता है? पार्टिसिपेट को अगर हम उर्दू में इसका मतलब देखें या मीनिंग देखें तो वो है शमूलियत या शराकत। अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो वो है प्रेजेंस एंड सपोर्ट। ये पार्टिसिपेट इन द डिबेट, उसने डिबेट में हिस्सा लिया, उसमें शराकत की। डिबेट में कहते हैं तकरीर को, तो उसमें तकरीर में हिस्सा लिया जाए, उसमें शराकत की। नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास है, थर्ड लास्ट वर्ड है अडेरेंस। इसका मीन होता है साबित कदमी या वफादारी, कि किसी चीज के साथ स्ट्रिक्ट रहना, लॉयल रहना, उसके साथ जब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। जो चीज आपको बता दी गई है, इट डजंट मैटर वो कल्चर के रिलेटेड है, वो ट्रेडिशन के रिलेटेड है, वो आपके मैनर्स में है, एथिक्स में, उनके साथ स्ट्रिक्ट रहना, उनके साथ लॉयल रहना, उनको फॉलो अप करना, दैट इज कॉल्ड अडेरेंस। इसका डिवोशन एंड लॉयल्टी, अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करें तो कुछ इस तरह से करेंगे, he was very he was well known for his adherence to the rule। वो बहुत ज्यादा जाना जाता है किस वजह से, कि वो अपने साबित कदमी रहता है या अपने रूल जो होते हैं उनके साथ जमा रहता है या उनको फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का वर्ड तो हर जगह हमारा यूज हो रहा होता है, तो इसका मतलब होता है अहमियत, प्रायोरिटी, वैल्यू, कि कौन सी चीज की कितनी अहमियत है। दिस इज ए मैटर ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। अटमोस्ट का मीन होता है इंतहाई। ठीक है, दिस इज ए मैटर ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, ये इंतहाई अहमियत का मैटर है, ये अहमियत का वाला मसला। लर्न, लर्न का मीन होता है सीखना या सीखा। स्टडी, एजुकेटेड। नो वन इज बोर्न वाइज एंड लर्न, कोई भी अक्लमंद या सीखा सिखाया पैदा नहीं हुआ। हम लोग अपनी वक्त के साथ चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, जो हम लोग को अच्छी लगती हैं, और वक्त के साथ जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं या हम लोग को लगता है कि ये ठीक नहीं है, उनको हम लोग छोड़ देते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव ऑन करेंगे। सेकंड पैराग्राफ, देर आर मैनी स्पोर्ट्स प्लेड वर्ल्ड वाइड। देर आर मैनी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मीन खेली, प्लेड मीन खेली जाती हैं, वर्ल्ड वाइड की मतलब बात होती है ओवरऑल, जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन हर कंट्री की बात कर रहे होते हैं या मोस्टली कंट्री की बात कर रहे होते हैं, तब हम वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं कि पूरी दुनिया की बात हो रही है। देर आर मैनी स्पोर्ट्स प्लेड वर्ल्ड वाइड, दुनिया में बहुत सी खेलें खेली जाती हैं। The top five sports are football, cricket, basketball, hockey and tennis। तो सबसे जो अहम जो टॉप फुट गेम है, मीन चोटी की जो 5 खेलें हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल और टेनिस, जो हमारे पास है। ये हमारी टॉप जो गेम्स है। इसमें हम लोगों ने देखना है कि ये जो गेम हम लोगों ने सबसे पहले देखा था चैप्टर स्टार्ट आउट करने से पहले, कि हॉकी जो है वो हमारा इंटरनेशनल सॉरी नेशनल गेम है। तो हर कंट्री का कोई ना कोई नेशनल गेम होता है। तो हम लोगों को इधर 3-4 कंट्रीज का उन्होंने मेंशन किया, मतलब 5 उन्होंने बताए हैं, सॉरी, गेम्स के नेम, कि 5 जो है टॉप्स की गेम है। तो उसमें फुटबॉल है। फुटबॉल किसका हम लोगों ने देखना है कि ज्यादा खेला जाता है, क्रिकेट किधर ज्यादा खेला जाता है, हॉकी पाकिस्तान का नेशनल गेम है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन सा गेम है मकबूल है। क्रिकेट जो है वो नेशनल गेम 7 कंट्रीज का है। उसके आप लोग नेम रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को वैसे ही थोड़ा सा इसके बारे में इल्म होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। दैट्स वाई मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि इनमें ऑस्ट्रेलिया है, उनका नेशनल गेम क्रिकेट है। आगे हम लोग जो
जमीका उसका भी नेशनल गेम है, गवाना उसका नेशनल गेम है। इस तरह से 2-3 और कंट्रीज भी आती हैं जिसमें जो क्रिकेट है वो उनका नेशनल गेम कंसिडर किया जाता है। फुटबॉल हम लोग देखेंगे कि आगे किन किन कंट्रीज का नेशनल गेम है। फुटबॉल ब्राजील का नेशनल गेम है। आगे फुटबॉल इंग्लैंड का भी नेशनल गेम है। इन फ्रांस का नेशनल गेम है। इन 3 कंट्रीज मेजर जो कंट्री के नेशनल गेम कंसिडर किया जाता है जो फुटबॉल है। क्रिकेट हो गया, हॉकी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें मैंने कहा आपको उनको एक्स्ट्रा इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अमंग ऑल दीज हॉकी इज आवर नेशनल गेम। अमंग ऑल का मतलब क्या है कि पीछे जो 5 गेम्स की उन्होंने बात की है उनको उनके साथ ये बात को कनेक्ट कर रही है। अमंग ऑल कि इन सब के दरमियान दीज गेम इन गेमों के दरमियान हॉकी ज्यादा नेशनल गेम। इन 5 गेमों में से जो हमारा नेशनल गेम है वो कौन सा है, वो हॉकी है। हॉकी ज्यादा नेशनल गेम। अमंग ऑल दीज अमंग ऑल दीज हॉकी इज आवर नेशनल गेम। इन तमाम खेलों में हॉकी हमारा कौमी खेल है। इट इज प्लेड प्लेड मीन होता है खेला जाता है। थ्रू आउट मतलब पूरी कंट्री की हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड हो सकता है, थ्रू आउट द कंट्री हो सकता है, थ्रू आउट द विलेज होता है। कि जब हम पूरी की बात कर रहे होते हैं, किसी भी पूरे होल की बात हो रही होती है। जब वर्ल्ड की बात करेंगे थ्रू आउट वर्ल्ड लिख लेंगे, पूरी एक विलेज की बात हो रही होगी थ्रू आउट द विलेज लिख लेंगे। लेकिन इधर हम लोग कंट्री की बात करें, इट इज प्लेड थ्रू आउट द कंट्री। ये पूरे मुल्क में खेली जाती है। ठीक है। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी इन द 19th सेंचुरी। मैनी कंट्रीज में बहुत सारे मुल्कों ने ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया था प्लेइंग खेलना हॉकी। हॉकी को इन द 19th सेंचुरी में हॉकी को बहुत सारे मतलब दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हॉकी खेलना स्टार्ट हुई थी। हॉकी गेम स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 19th सेंचुरी में। उसका टाइम ड्यूरेशन, उसका टाइम पीरियड बताया जा रहा है। अब हमारे पास कौन सी सेंचुरी चल रही है? अब हमारे पास 21 सेंचुरी चल रही है। क्या मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टिंग प्लेइंग हॉकी इन द 19th सेंचुरी कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में 19वीं सदी में हॉकी का खेल शुरू हुआ था। इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन ग्रेट ब्रिटेन। इट बिकेम कि बन गया पॉपुलर, वेरी पॉपुलर बहुत ही मकबूल खेल इन ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन में बरतानिया में ये बहुत ही मकबूल हुई। British soldiers brought this game to the subcontinent when Great Britain occupied this part of the world in the 19th century. बरतानवी सिपाही इस खेल को बड़े जमीन में उस वक्त लाए जब 19वीं सदी में बरतानिया ने दुनिया के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। सो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हिस्ट्री में होता तारीख, पास्ट की बात जब हो रही होती है तो हम लोग कहते हैं हिस्ट्री। So in the history of Pakistan, so पाकिस्तानी की तारीख में हॉकी is the old as that of the country itself। कि पाकिस्तान की तारीख में हॉकी इतना ही पुराना है जितना कि पाकिस्तान खुद। चनाचे पाकिस्तान की हॉकी की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी कि खुद मुल्क की है। अब हम लोग इस पैराग्राफ में जो हम लोगों को वर्ड डिफिकल्ट लगे हैं उनके मीनिंग देखेंगे। देन उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज किया हुआ है, उनके उर्दू मीनिंग, देन उसके सिनोनिम, और फिर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड्स है वो है नेशनल। कि नेशनल का क्या मीनिंग होता है? नेशनल मीन होता है, उर्दू में मीन होता है इसका कौमी, और इसको सिनोनिम देखेंगे तो पब्लिक, नेशनल, वर्ल्ड वाइड। इलामा इकबाल इज आवर नेशनल पोएट। इलामा इकबाल जो है वो हमारे कौमी शायर हैं। थ्रू आउट का मतलब होता है के जरिए, हर जगह, हर तरफ से। एवरीवेयर, इन ऑल ओवर। इट poured with rain throughout the night। देन नेक्स्ट वर्ड है पॉपुलर। पॉपुलर का इसका उर्दू में देखेंगे तो है मशहूर, अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो वो है फेमिलर एंड फेमस। He had now become a popular tonight। He had now become a popular tonight। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है प्राउड। प्राउड मीन होता है लाना, इसका सिनोनिम देखेंगे तो वो है टेक, क्रिएट एंड प्रोड्यूस।
अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो वह है ही बाउट ए न्यू बुक विद हिम, वो अपने अपने साथ एक नई किताब लेकर आया। ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड का मीन होता है कब्जा करना। मकबूजा, इनहेबिटेंट, इंगेज, ऑल द सीट आर ऑक्युपाइड, कि तमाम सीटें मुकम्मल हो चुकी थी, इन पे कब्जा हो चुका था या वो भरी फिल हो चुकी थी। लास्ट वर्ड हमारे पास इस पैराग्राफ से जो है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन होता है तारीख, और इसका अगर हम लोग देखेंगे, हिस्ट्री में होता है पास्ट की जब बारी रिकॉर्ड द पास्ट। हिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल, के जो हिस्ट्री है वो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था। कब? जब मैं स्कूल में था। हिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो तारीख या रिलेटेड टू पास्ट के बारे में स्टडी करना मेरा फेवरेट या बेहतरीन सब्जेक्ट था, मेरा बेहतरीन मजमून था। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ में पैराग्राफ नंबर 3, उसको हम लोग देखेंगे। Between 1956 and 1986, Pakistan recorded extraordinary conquests which are still unmatched. अनमैच्ड का मतलब होता है कि जिसका अभी तक कोई मैच नहीं मिला या जिसका कोई अभी मुकाबला नहीं हुआ, या इनकी इन जैसी कोई चीज अभी तक हो नहीं पाई। ठीक है। बिटवीन होता है दरमियान में, जब किसी कोई ड्यूरेशन के दरमियान की बात हो रही हो, कि बिटवीन 1956 टू 1986, इस ड्यूरेशन के दरमियान की बात हो रही है। पाकिस्तान रिकॉर्डेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का मीन होता है फतह करना, विच आर स्टिल अनमैच्ड। 1956 टू 1986 के दरमियान पाकिस्तान ने गैर मामूली फतूहात रिकॉर्ड की जो अभी तक लाजवाब है। 3 times during this period, 3 time मीन 3 दफा ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस वक्त के दौरान पाकिस्तान वॉन द ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप क्राउन्स। इस पीरियड के दौरान, किस पीरियड के दौरान? 1956 टू 1986 के दौरान इस अरसा में 3 दफा पाकिस्तान ने ओलंपिक और वर्ल्ड कप ताज अपने नाम किया या जीता। The Asian Game title was won 6 times and the champion trophy in the first 2 years of its inauguration. एशियंस गेम्स में चैंपियनशिप इज़ार 6 बार जीता गया और चैंपियंस ट्रॉफी अपनी इफ्तिताह से पहले 2 साल ही जीत ली। 2 times Pakistan held Asian, Olympic and World Cup crown, 3 of the world most prestigious title. Prestigious का मीन होता है बहुत ही अजीम, उसको या इम्तियाजी तौर पे जो हम लोग कहते हैं। दोबारा पाकिस्तान ने एशियन, ओलंपिक और वर्ल्ड कप ताज हासिल किए, जो दुनिया में चैंपियनशिप के सबसे बड़े इम्तियाज अजाजात कंसीडर की जाती है या उनको माना जाता है। No other hockey playing country has achieved this victory in the history of the game so far. No other country मतलब कोई भी मुल्क हॉकी प्लेइंग की जिधर हॉकी खेली जाती है, हैज अचीव्ड उसने नहीं जीते या उसने हासिल नहीं किए, दिस विक्ट्री इस तरह की फतह, इन द हिस्ट्री तारीख में, ऑफ द गेम खेलों की तारीख में, so far. No other country, no other hockey playing country has achieved this victory in the history of the game so far. किसी दूसरे हॉकी खेलने वाले ममालिक ने अब तक इस खेल की तारीख में ऐसी फतह हासिल नहीं की। अब इस पैराग्राफ में जो हम लोगों को वर्ड डिफिकल्ट लगे हैं, देन उसका हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया है, उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स और उनके उर्दू के वर्ड्स लिखे गए हैं ताकि उनको मजीद उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। सबसे जो पहला वर्ड है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का उर्दू में जो वर्ड मीनिंग है इसका वो है गैर मामूली, और इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो वो है स्पेशल, रिमार्केबल। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो मतलब है इसका हीरो 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक्स, उसने 2 बहुत अजीम किताबें लिखी हैं। सेकंड वर्ड है कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग होता है फतह करना। इसका अगर हम सिनोनिम्स देखें तो वो है विक्ट्री या डिफीट। कॉन्क्वेस्ट, विक्ट्री एंड डिफीट।
और इसको सेंटेंस में अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसका मतलब है ही इज वेल नोन फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस, कि वो अपनी वेल नोन के जाना जाता है या उसे माना जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस के बहुत ही गैर मामूली या शानदार प्रैक्टिस स्किल की बुनियाद पर। इनएगोरेशन, इनएगोरेशन का मतलब होता है इफ्तिताई तकरीब, कि जब कोई चीज बनाई जाती है या उसका आगाज किया जाता है तो एक इफ्तिताई तकरीब दी जाती है किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले। ओपनिंग एंड लॉन्च, द फाउंडेशन अनाउंस्ड द एगोरेशन ऑफ चैरिटी फंड, जो फाउंडेशन थी उसने अनाउंस किया इनॉग्रेशन इफ्तिताई ऑफ चैरिटी फंड, चैरिटी फंड का जो इफ्तिताह था उसकी जो तरतीब थी वो फाउंडेशन ने स्टार्ट की। प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बावकार या आला। इसका अगर सिनोनिम देखेंगे तो वो है इम्प्रेसिव और ग्रेट। ही वॉन ए हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड, उसे बहुत ही आला या शानदार या बावकार अवार्ड से नवाजा गया या उसको दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है अचीव। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। इसका सिनोनिम देखेंगे तो वो है विन या अकॉम्प्लिश। He finally achieved his goal, आखिरकार उसने अपना मकसद या जो उसने हासिल करना था या जो उसका गोल था वो उसने अचीव कर लिया। Finally he achieves his goal, आखिरकार उसने अपना गोल हासिल कर लिया। हम लोगों ने थ्री जो पैराग्राफ थे फर्स्ट चैप्टर नंबर 8 के जो फर्स्ट थ्री पैराग्राफ थे उनको कंप्लीट आउट कर लिया। उनके डिफिकल्ट वर्ड, मीनिंग, उनकी ट्रांसलेशन, ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से क्लियर हो गया। अगर हम कंप्लीट जो लेसन है उसको इसी में कवर करेंगे तो रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह जो बाकी की हमारी चीज़ें रह गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने इन आज के लेक्चर में से जो चीज़ें याद करनी है, जो चीज़ें रिमेंबर करनी है वो ये हैं कि वर्ड्स, देन उनका मीनिंग आप लोगों ने उसका सिनोनिम और उनके स्पेलिंग मेमोराइज करनी है। ये आप लोगों का टास्क है। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।